हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं अलौकिक का एपिसोड 11। आज की कहानी है रूम नंबर 212। ये कहानी दिलीप की है। दिलीप अपने बिजनेस मीटिंग से फारिग होता हुआ शहर की तरफ जा रहा था। उसी वक्त एक दास्तां उसके साथ घटी थी। रात बहुत हो चुकी थी और दिलीप पिछले 4 घंटे से ड्राइविंग कर रहा था। वैसे ही वो बिल्कुल थका हुआ था और उसके साथ साथ उसके पीठ दौड़ रहे थे। उसे तेज़ भूख लगी थी। दोपहर का खाया वो होटल से जब वहाँ से बिज़नेस मीटिंग से फ़ारिग होकर निकला था, तब उसने सोचा नहीं था कि शहर के रास्ते जाते-जाते नेशनल हाईवे पर उसे कोई ढंग की जगह नहीं मिलेगी, जहाँ वो खाना खा सकता है। दूर-दूर तक घना जंगल था और घनी आबादी कोसों दूर। दिलीप नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाता हुआ अपने मन ही मन खुद को कोसता। जैसे ही अभी कुछ फासले ही आया था कि उसने देखा कि पास में एक होटल था। ये वो होटल था जो 4 मंजिली इमारत की थी। जर्जर सी इमारत हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वहाँ लोगों का आना-जाना था ही नहीं। 4 गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पर। दिलीप ने फ़ौरन गाड़ी को यू टर्न लिया और कच्ची सड़क पर उतरता हुआ होटल के पास गलियारे की तरफ पहुँचा। उसने गाड़ी को वहीं रोका और बाहर निकला। उसने एक बार पास जाकर होटल का मुआयना किया। वहाँ खूब अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ़ होटल के हॉल की रोशनी जल रही थी। जब दिलीप होटल पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर रिसेप्शन पर एक 26 सत 27 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने जाकर उससे पूछा कि क्या यहाँ पे कोई होटल खाली है? तो उसने कहा कि सॉरी सर, हमारी तमाम होटल में जो रूम्स हैं, वो साफ़-सफ़ाई ना होने की वजह से बंद पड़े हुए हैं। वाक़ई वो होटल शायद बहुत ही कम इस्तेमाल होता था। वहाँ लोगों की आवाजाही थी ही नहीं, सिर्फ़ 4 गाड़ियाँ खड़ी थी। जिस पे दिलीप ने कहा कि क्या होटल का कोई मेंटेनेंस स्टाफ़ नहीं है? देखो, मुझे सिर्फ़ आज रात के लिए कमरा चाहिए और मुझे ज़ोरों की भूख भी लगी है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैं आपको खाने का इंतज़ामात भी करा दूँगा। एक कमरा है जो खाली पड़ा है, लेकिन आप उस कमरे में रह पाएँगे? जिस पर दिलीप ने बड़े आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखा और कहा कि क्यों? ऐसी क्या बात है भाई? जिस पर उस रिसेप्शनिस्ट का कहना था कि आज से करीब 6 साल पहले उस कमरे की बालकनी से एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। बालकनी की रेलिंग पर चढ़कर उसने वहाँ से छलांग लगा दी थी। उसके बाद से वो रूम बंद पड़ा था। लेकिन अब क्योंकि मामला बहुत आग ठंडा हो चुका है और अब उस हादसे को घटे कई साल गुज़र चुका है, इसलिए अब उस रूम का इस्तेमाल किया जाता है, कभी-कभार ही। जिस पर दिलीप ने कहा कि ठीक है, मुझे क्या ऐतराज़ होगा, लेकिन कमरा तो ठीक है ना? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा कि वो कमरा बिल्कुल साफ़-सुथरा है और वहाँ की एसी भी काम करती है। दिलीप उसके साथ रिसेप्शन के हॉल से सीढ़ियों से ऊपर अरे! तुम्हारे यहाँ लिफ्ट नहीं काम करती? जिस पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सॉरी सर, लेकिन हमारे मालिक की हालत अब खस्ता हो चुकी है। ये होटल भी अब कुछ साल के अंदर बंद हो जाएगा। आप तो देख ही सकते हैं, ना यहाँ लोगों का आना-जाना है, ना कोई मुसाफ़िर यहाँ कभी-कभार आता है। और जब से होटल की बदनामी हुई है, उस लड़की की जान देने से, तब से तो होटल और ज़्यादा वीरान
वीरानियत में घिर गया है। ऐसे रहेगा तो फिर तुम्हारा मालिक का तो बिज़नेस गया समझो। ठीक है, दिखाओ भाई कहाँ रूम है। रिसेप्शन उसे रूम नंबर 212 के पास ले आया। उसने चाबी लगा के दरवाज़ा खोला। दिलीप के पास कोई बैग तो था नहीं। उसने रिसेप्शनिस्ट से चाबी ली और उसे जल्द से जल्द डिनर के इंतज़ाम के लिए कहा। रिसेप्शनिस्ट उसका अभिवादन करता हुआ वहाँ से चला गया। वाकई कमरा बहुत बड़ा था। सामने एक बालकनी थी जिससे हवाएं अंदर आ रही थी। उसने जाकर स्लाइडिंग डोर का दरवाज़ा लगाया और बिस्तर पर आकर बैठ गया। हम्म कुछ देर बाद उसका खाना आ गया। दिलीप ने रिसेप्शनिस्ट से खाना लेकर उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम रौनक है। इतना कहकर वो चला गया। दिलीप अपने लंच से फारिग अपने डिनर से फारिग होकर बिस्तर में आंखें मूंद कर सोने लगा। कोई पौना घंटा ही गुजरा था। उसे लगा कि कोई था कोई था कमरे में, क्योंकि किसी की पायल की छन छन की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। ऐसे ही उस रिसेप्शनिस्ट के बताई कहानी ने उसे डरा सा दिया था और ऊपर से ये सब जो कुछ वो सुन रहा था उसे और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। उसने उठकर देखा, कहीं कोई नहीं। अभी वो कुछ सोचता, इतने में ही सामने वार्डरोब के पास जो एक रूम था उसका दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। दरवाज़ा आधा खुल के ठहर गया। दिलीप एकदम से घबरा सा गया। उसने बिस्तर से उठकर रूम के पास जाकर उसका मुआयना किया। कोई भी नहीं है। हो सकता है दरवाजे की चिटकिनी खराब हो गई होगी, इसलिए दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसने दरवाजे को वापस लगाया और आप वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। पास में उसने अपनी शराब की बोतल रखी थी। उसने उसको एक जाम में भरा और उसकी छोटी छोटी चुस्कियाँ लेने लगा। अब जाके शायद उसे अच्छी नींद आएगी। शायद ड्राइविंग के थके हारे होने से और उस रिसेप्शनिस्ट की कही बातों से ही उसके दिमाग में ऐसे उलझुल ख्यालात आ रहे थे। अभी वो सोया ही था कि अचानक फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई मौजूद था, लेकिन इस बार कमरे में नहीं, ठीक उसी बालकनी के पास जहाँ से उसने सुना था कि उस औरत ने खुदकुशी की थी। उसने देखा कि उसने स्लाइडिंग डोर तो बंद कर दिया था। वो दरवाज़ा खुला कब था? हो करती हवाओं का शोर अंदर आ रहा था। पूरे कमरे में ठंड की सिरहन पैदा हो रही थी। उसने अपने एसी को ऑफ किया और एकदम ठहरी आंखों से देखने लगा। बालकनी में एक खुले बालों वाली सफ़ेद रंग के गाउन पहनी एक औरत उसकी तरफ पीट के खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर की तरफ देख रही थी। कौन थी वो? दिलीप ने उसे आवाज़ दी, कौन हो तुम? ओ एक्सक्यूज़ मी, हेलो, मेरी तरफ देखिए। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी तरफ देखिए। इतना कहते हुए दिलीप बिस्तर से उठा और तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। दिलीप क्योंकि हिम्मत वाला था तो उसे दहशत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल एक अनचाहे डर से बेचैन हो रहा था। जैसे ही उसने पलक झपकते ही देखा, वो गायब। कहाँ थी कोई वहाँ खड़ी औरत? कोई नहीं था वहाँ पर। उसने रेलिंग से बाहर नीचे झाँका। 4 मंजिली इमारत के टॉप फ्लोर पर वो था। ऊपर तो चढ़ना किसी का असंभव ही था। चारों तरफ खूब अंधेरा, दूर दूर तक कोई नहीं सिवाय नेशनल हाईवे के, जहाँ से ट्रक गाड़ियाँ गुजर रही थी। हो सकता था कि उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी, उसी का नशा उसे और लग रहा था। उसने अभी स्लाइडिंग डोर लगाया और बिस्तर पर आकर करवट बदले सोने की कोशिश ही की थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि एसी चल रही थी। उसने उठकर
अभी तो एसी ऑफ किया था। ये कैसे हो सकता है? जो भी हो, जैसे तैसे रात गुजरे तो कल सुबह वो निकले। सोचते हुए उसने आंखें मूंद ली। अचानक घड़ी की टिक टिक आवाज़ उसके कानों में पड़ती रही। उसकी आंखें भारी होने लगी और वो कब नींद के आगोश में चला गया उसे मालूम न चला। जब उसे होश आया तो वो उसके शरीर में सिरहन की लहर दौड़ गई, क्योंकि कोई सिरहाने के पास खड़ा था। वहाँ तो कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद देखा था। एक पल के लिए जो बालकनी में वो बिखरी जुल्फ़ों में गाउन पहनी औरत खड़ी थी, वो एकदम से दिलीप के पलक झपकते ही गायब थी। दिलीप को कुछ समझ नहीं आया। वो अ, अपने बिस्तर से उठता हुआ बालकनी पे पहुंचा। उसने पर्दे को हटाते हुए देखा तो सिर्फ तेज़ सर्द हवाएं चल रही थी। हो करती हवाओं का शोर। कहीं कोई नहीं था। फिर अभी तो उसने देखा, पायल की आवाज़ सुनी। ये सब क्या हो रहा था? दिलीप वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने एसी को थोड़ा सा और तेज़ किया और आंखें मूंद कर लेट गया। हो सकता था इतने देर से ड्राइव की वजह से और शराब पीने की वजह से हैंगओवर हो रहा था। हो सकता है उसके ख्यालों में रिसेप्शनिस्ट की बात घूम रही हो, जो उसने कहा कि यहाँ से एक लड़की सुसाइड की थी। सोचते ही सोचते ना जाने कब उसकी फिर आंख लगी। कुछ 20 मिनट से ऊपर हुआ था। दिलीप गहरी नींद के आगोश में डूब गया था। उसे वक्त का अंदाज़ा नहीं था शायद। अचानक एकदम से उसे एहसास हुआ कि उसके सिरहाने के पास वही पायल पहनने खनकती आवाज़ कोई सिरहाने के पास खड़ा था। दिलीप ने एकदम से आँख खोली और उसने एकदम से बगल की तरफ देखा। इस बार उसे कोई धोखा नहीं लगने वाला था, क्योंकि सामने वाकई एक औरत उस रिसेप्शनिस्ट के बताए हुलिये के हिसाब से खड़ी उसे ही एकटक देख रही थी। उसका उसका सर और चेहरे के पास बेतहाशा खून था और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। दिलीप एकदम से हड़बड़ाता हुआ बौखलाया उठा। वो भी नज़रों से उसे ही एकटक देखती रही। उसकी आंखें एकदम सुर्ख सफ़ेद थीं और दिलीप को ही घूर रही थी। दिलीप बौखलाया, बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वो कांपते कदमों से बालकनी की तरफ जाने लगा। मेरे पास मत आ रहा। कौन हो तुम? रिसेप्शनिस्ट, कोई बचाओ। ओ माय गॉड, मैं कहाँ दूर हूँ मुझसे। लेकिन वो औरत जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो तो उसके करीब ही आई जा रही थी, और करीब और करीब, और आते ही आते दिलीप को एहसास हुआ कि वो रेलिंग के एकदम कग्गर के पास आकर खड़ा था। पीछे उसने मुड़कर देखा। 4 मंजिली नीचे अगर वहाँ से वो गिरता तो उसकी कितनी हड्डियाँ टूटती उसका अंदाज़ा भी नहीं लगता उसे। शायद मौत तो तय थी। उसने उसने एक बार उस औरत की तरफ देखा और उसे आगाह किया, खबरदार मेरी तरफ मत बढ़ो, मेरी तरफ मत आओ, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ ना। लेकिन देखते ही देखते वो औरत उसके इतने करीब आ खड़ी हुई कि दिलीप चाहकर भी उसके दायरे से हट नहीं सकता था। दिलीप ने देखा कि वो शैतानी मुस्कुराहट दे रही थी। अनजान को भांपते हुए दिलीप के गले से एक चीख निकली। उस आवाज़ को सुनते ही जैसे दरवाज़ा पीटा जाने लगा। दिलीप को होश आया। उसने आंखें मूंद ली थी। सामने कोई नहीं था।
कोई दरवाजे को पीटे जा रहा था। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। शायद वो आसपास के कमरे का ही कोई बंदा था जिसे उसकी आवाज़ लगी थी। क्या क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है? दिलीप ने कहा, मैं इस कमरे में एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। माय गॉड। दिलीप ने उसे सारी बात बताई, जिस पर उस आदमी ने कहा कि मुझे तो पता ही था। दिलीप ने कहा, आपको कैसे पता? क्या आपको भी रिसेप्शनिस्ट ने बोला? रिसेप्शनिस्ट? किसकी बात कर रहे हैं आप? बोला, रे नीचे जो रिसेप्शन में है उस बंदे को ज़रा बुलाओ। उसने ही मुझे बोला था कि यहाँ ऐसे से हादसे हुए हैं। इतना बड़ा कांड इन लोगों ने छुपाया है, ऊपर से लोगों को इस तरीके से डरा रहे हैं। ये क्या अच्छी बात है? आज तो मैं मर ही जाता। वो औरत मेरे सामने आके खड़ी हो गई थी। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? पागल हो गए क्या आप? देखिए, मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा पी ली। मैं पी ली? आपका दिमाग तो ठीक है? मैं आपसे क्या झूठ बोल रहा हूँ? देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने 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 सामने ही देखा था उसे। वो एक गाउन पहनी, उसके बिखरे बाल, जैसा जैसा उसने शक्ल सूरत बताया था। आप रिसेप्शनिस्ट को बुलाइए प्लीज़। मैं इस कमरे में एक पल के लिए भी ठहर नहीं सकता। उस आदमी ने फ़ौरन नीचे जाकर रिसेप्शनिस्ट को बुलाया, लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट ऊपर आया वो तो कोई और ही था। दिलीप एकदम हक्का बक्का उसे देखने का। उसने कहा कि आपके पहले जो रिसेप्शनिस्ट था उसको बुलाओ। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से कहा कि सर आप किसकी बात कर रहे हैं? देखो, उसी ने मुझे कमरा दिया, ये रूम नंबर 212। रिसेप्शनिस्ट का तो हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, सर हम कभी किसी को भी रूम नंबर 212 की चाबी नहीं देते, और आप अंदर रह रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल? किसने दी आपको चाबी? दिलीप ने उस रिसेप्शनिस्ट का हुलिया बयां किया। तो उसे सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो शख्स इसी इसी रूम में अपनी जान दे के मर चुका है। क्या क्या बक रहे हो? अभी तो वो मुझसे एकदम होशो हवास में मिला। मैंने होशो हवास में उसे देखा था, एकदम जिंदा था वो। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो तुम। मुझे लगता है तुम सबकी मिली भगत है। मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस केस कर दूंगा। सर आप जो कहना आप कहिए, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूँ, वो रिसेप्शनिस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं उसने इसी कमरे में अपनी जान दे दी थी। और उसकी गलती यही हुई कि उसने भी रूम नंबर 212 में एक रात सोने की चाहत रखी। उसे मना किया था मैंने। उसका नाम रौनक है। इस कमरे में वो करीब, इस होटल में वो तकरीबन 6 साल से रिसेप्शन की नौकरी कर रहा था सर। रात की उसकी शिफ्ट थी। उसे बहुत नींद आ रही थी। कमरे ऊपर के खाली थे। मालिक के डर से कि कहीं वो उसे दूसरे कमरे में ना देख ले, उसने 212 रूम नंबर 212 में सोने का फ़ैसला किया था। उसके बाद दूसरे दिन सिर्फ उसकी लाश मिली थी सर। उसने फांसी लगा ली थी। दिलीप तो जैसे आसमान से गिरा। उसने कहा कि उसी ने तो उसे बताया था कि यहाँ से एक लड़की जान दी थी, और उसने इसकी खबर भी सुनी थी। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ में सर हिलाकर कहा कि बिल्कुल। दरअसल उस लड़की को डिप्रेशन था, और उसी में उनकी हमारे मालिक से कहा सुनी हुई थी। होटल की भारी बदनामी होती, जिस वजह से इस बात को हमने गुप्त रखा है, और आपके आगे ही आज कह रहे हैं। देखिए, उनके मौत के बाद से ही ये कमरा बंद पड़ा था। उसके कुछ साल बाद ही रौनक ने इस कमरे में सोने की कोशिश की थी, और जिसका अंजाम आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि रौनक से आपकी मुलाकात कब हो गई? दिलीप को कुछ समझ ना आया। उसने कहा कि मैं फ़ौरन इसी वक्त इस होटल से चेकआउट करना चाहता हूँ। जिस पर लाख समझाने के बाद भी रिसेप्शनिस्ट की बात दिलीप ने न मानी। वो उसी पर होटल से चेकआउट करके अपनी गाड़ी में बैठा और उसी रात गए शहर की तरफ रवाना हो गया।
आज भी वो वाक़या, वो हादसा, वो घटना या कह लीजिए वो कांड, जो कुछ भी घटा था दिलीप के साथ, वो उसे भूले नहीं भूलता। एक अजीब-सी कह लीजिए तो तजुर्बा उसे उस दिन हासिल हुआ था। क्या वाक़ई भूत होते हैं? क्या वाक़ई जिससे वो मिला वो रौनक एक आत्मा था? अगर था, तो उसने उसे रूम 212 की चाबी क्यों दी? क्या वो भी यही चाहता था कि वो भी मर जाए? उस औरत को जो उसने देखा था, वो हकीकत था। यकीनन उस कमरे में और उस होटल में उन दोनों की आत्माएँ रात गए घूमती थी। दिलीप बाल-बाल बचा था। दोस्तों, आप सबका मैं करता हूँ शुक्रिया अदा एक बार फिर, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय दिस एपिसोड। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे हमारे आखिरी एपिसोड में, जो कि अगले हफ्ते ज़रूर पेश होगी। और अब तक का हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया दोस्तों। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें दोस्तों, तो इन फ्यूचर मैं दोबारा से नई सिरे से दास्तानें लिखना, सॉरी सुनाना शुरू करूँगा। मेरी दास्तानें आप पढ़ भी सकते हैं। जाइए www.yoindia.com, आई रिपीट www.yoindia.com पर, और वहाँ जाके जनरल स्टोरीज़ और इंस्पिरेशन स्टोरीज़ एंड रियल लाइफ इंसिडेंसेस पे जाके सेक्शंस में, 2 सेक्शंस हैं, वहाँ जाके आप मेरी स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, आसिफ विश्वास और आसिफ के नाम से। होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने आज तक मुझे सहारा दिया और इस चैनल को सपोर्ट किया। अब मिलते हैं आपसे अलौकिक के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।